नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टैट्स क्या कह रहे हैं 3:30 तक, उस पर करेंगे बातचीत। 3:30 तक नहीं, इनफैक्ट 3:10 तक, है ना। उसके बाद तो कैसा जाएगा, तो इन सब मुद्दों पर बातचीत हम करेंगे। रचना जी हमारे साथ होंगी आज बात करने के लिए। रचना वैद्य आज फ्यूचर एक्सप्रेस में इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक के बाद स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करेंगे। रचना जी नमस्कार, मैं आता हूं आपके व्यूज़ के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार जरा प्लीज़ लिखे आइए। निफ्टी इस वक्त करीब 24,656। आप कह सकते हैं कि ये प्राइस पिछले 2 दिन के प्राइस के बिहेवियर की तुलना में बेटर है। आज जो था ना, मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं है, पिछले 2 सेशन में था। आप ये कह सकते हैं कि वो कैश की चिंताएं थी, अनसर्टेनिटी थी शायद। अब थोड़ा सा हम फेमिलियर हैं उससे, बाजार थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा है, माइट भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी देखिए यूएसए संकेत अगर आप देखें आज ठीक ठाक थे। क्रूड हमारे लिए एक एडवांटेज था और एआई रैली का कोलैप्स होने वाला हमारे लिए एक एडवांटेज था, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग आईटी डिलीवर नहीं कर पाया उस पर। मैंने सुबह आपसे एक बात कही थी कि हमारे पास एक बहुत ही वेल डिफाइंड चैनल है, लेके आइए फटाफट रेजिस्टेंस, और प्लीज़ बैंक निफ्टी का बेस तो ठीक कर दीजिएगा। वो 57 है, 58 नहीं है। पहले बता देता हूँ मैं आपको। लेके आइए आप निफ्टी का मैंने आपको एक हाईएस्ट क्लस्टर दिया था कि इसको लांघना, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 24,700 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। और ये पिछले 2 दिन की बॉडीज जो है ना, निफ्टी की जो बॉडी थी पिछले 2 सेशंस की, मंगलवार की और बुधवार का, उसका हाईएस्ट क्लस्टर है। स्टिल याद रखिएगा इंट्राडे हाई क्या है, 677। क्या लेवल था मेरा, 688। उसको पार नहीं कर पाया। आपको रेंज का मैंने एक हायर एज दिया था, बट इस प्राइस की, देखिए हर प्राइस की एक उपलब्धि होती है, आपको उसको स्वीकारना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 दिन थोड़ा सा कैश से फेमिलियर होने के बाद आप आज थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं। आप ग्लोबल मार्केट्स के साथ और कुछ नई डेवलपमेंट्स के साथ पैरिटी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। दैट्स द क्रक्स। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, हमारा बेस था बहुत दूर था, और बेस को, देखिए बेस को आप और मैं तय नहीं करते हैं, बेस को बाजार खुद तय करता है। बेस को बाजार के पुट राइटर्स तय करते हैं, बेस को बाजार के एवरेजेस तय करते हैं। दैट वाज एट 529 और लगभग 481, लेकिन वहाँ तो निफ्टी गया ही नहीं। आज का हार्डली इंट्राडे लो था 595। इसका मतलब क्या है, जरा पिछले डेली चार्ट ले आइए और डेली चार्ट कैंडलस्टिक, यानी बाजार आज पिछले 2 दिन की बॉडी को वायलेट करने को तैयार नहीं है। एक बात याद रखिएगा, आज बीएससी की एक्सपायरी है ना, तो बाजार एक रेंज में है ट्रैप्ड, बट रेंज थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक गई है। प्राइस 24,600 के पुट राइटर्स को, प्राइस पिछले 2 दिन की बॉडी के लोअर एज को, लोअर शैडो का नहीं, बॉडी के लोअर एज को रिस्पेक्ट दे रहा है। आइए देखते हैं स्टैट्स। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपने कोई ट्रेड नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिला भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। इतनी छोटी सी रेंज है, उसमें क्या अगर आप देखें आदमी दिमाग लड़ाएगा। बट क्या इस रेंज के ब्लास्ट होने के चांसेस लग रहे हैं? इट सीम्स डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि 92,800 के कॉल राइटर ने ग्रैब कर रखा है, 18 लाख कॉल बिकी है यहाँ पर, और 24,600 के पुट राइटर ने ग्रैब कर रखा है, जहाँ पे 62 लाख। क्लियरली अगर आप देखें, हावी कौन है इस एक्सपायरी डे को, कौन ग्रैब करने को राजी है? इट्स सिंपली 24,700 कॉल राइटर्स एंड 24,600 पुट राइटर्स। यानी इसका एक एग्जांपल, और इसका मतलब ये भी है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन इज ऑल्सो देयर, बट वो मेरे को इसलिए कम लग रही है क्योंकि बाजार थोड़ा सा ना एक बार फिर से कैश की अगर आप देखें तो जो अनिश्चितताएं हैं उसमें इंडल्ज हो जाएगा मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे के बाद। बट हम लेवल्स को रिस्पेक्ट देंगे। फिर RS1 रखिएगा स्क्रीन पे। इन एनी केस इफ निफ्टी एंटर्स इनटू RS1, इट सिंपली सजेस्ट कि बाजार हाई ट्रेजेक्टरीज को वायलेट करने को तैयार है, और इन दैट केस अपर स्विंग इज पॉसिबल। 740 के बाद कहां तक का प्रोजेक्शन, 766, 788। ये क्या है, ये आपका 3 अगस्त की कैंडल का हाई है। तो ऐसे अप्रोच कीजिएगा निफ्टी को, और नहीं मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज थोड़ा सा रंगत में है निफ्टी बैंक, एंड थैंक्स टू PSU बैंक्स। आज सुबह हमने पहला स्टॉक पकड़ा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पूरा PSU बैंकिंग बास्केट आज स्ट्रॉन्ग था। लुक एट PSU बैंक इंडेक्स। निफ्टी बैंक कितना है, 0.3%, और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.4%, स्लाइटली अपर है उसका। बात क्या हुई थी हमारे, जरा निफ्टी बैंक के लेवल से क्या आइएगा। अभी हमारे पास सिंपली इस जोन को प्ले करने का तरीका यही है कि एनी डिप टुवर्ड्स
10 डेमा और मैं कह रहा था वो कर लीजिए प्लीज़ ज़रा, बड़ा रेजिस्टेंस जो ये, हाँ बेस ले आइए, बेस ये देखिए ये कर दिया डॉक्टर साहब ने, 57,553, 57,432, इसके ऊपर के आसपास के किसी डिप को बाय कीजिएगा। बट किसी भी ट्रेड अगर आपने डिप्स पे लिए हैं तो उसको एग्जिट करने का जोन है RS1। क्या है वो? 58,000 के कॉल राइटर्स। क्या है वो? 58,000 के मल्टीपल रेजिस्टेंस RS1। इस जोन में आके जरूर निपटाइएगा। क्या हम इस जोन को बाइसेक्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं? आइए एक बार देखते हैं। जरा प्लीज़ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स लेके आइएगा। देखिए अगर ये बहुत जाना माना, मतलब जाना पहचाना सेशन होता ना, अगर ये शायद कैश जिससे हम गुजर रहे हैं अभी, है ना, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरा बाजार, अगर ये एक बहुत सिंपल सेशन होता तो शायद एक ब्रेकआउट आ जाता। बट ठीक है, अब हम एक नए सिस्टम को समझ रहे हैं और 23 लाख वहाँ कॉल खड़ी है, 23,200 पे करीब करीब 1.5 लाख कॉल खड़ी है। तो यहाँ पे करीब 25-26 लाख का कॉल कंसेंट्रेशन है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इस जोन में थोड़ा सा अनलोडिंग करिएगा अगर आपके पास लॉन्ग है। और 58,000 पे पुट राइटिंग भी है, यानी सिंपली निफ्टी बैंक वांट्स टू स्टे क्लोजर टू 58,000 नाउ। रचना जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आज एटलीस्ट आप हाई ट्रेजेक्टरीज में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थैंक्स टू रिलायंस फॉर दैट। आज रिलायंस ने अपना, अच्छा मैं ये बात कहना भूल गया, आज जहाँ IT नहीं चला, आज बैंक चला, रेस्ट्रिक्टेड गेंस थे, बट रिलायंस ने अपना किरदार बखूबी निभाया। रचना जी, आपका टेक क्या है इंडस्ट्रीज पे? अभी भी आप इस रेंज में ट्रेड करना चाहेंगी या फिर आप एक क्लियर कट ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे? जी गुड आफ्टरनून एंड यस, आज मार्केट में जो पूरा ही एक स्ट्रेंथ बनी हुई है उसका रीजन रिलायंस ही है। और जब तक रिलायंस में स्ट्रेंथ है, या तो रिलायंस का जो दिन पॉजिटिव है उस दिन शॉर्ट करना तो सोचना भी नहीं है, तो अपसाइड पे ही रुझान रखना चाहिए। रिलायंस अभी फ्यूचर्स पे अगर बात करें 1321 के आसपास है, यहाँ से ये 1327 3030 तक आपको अपस्विंग फर्दर दिखा सकता है। सो अराउंड 8 रुपीज ऑफ अ फर्दर राइज इज पॉसिबल, और वो रिलायंस में आएगा तो निफ्टी भी पॉजिटिव बना रहना चाहिए। फ्यूचर्स पे निफ्टी में जब तक हम 24,700 के ऊपर है तब तक पॉजिटिविटी अच्छी बनी हुई है, और एक चांस है कि आने वाले 1 to 2 डेज के अंदर, इट कुड बी टुडे आल्सो, पर नेक्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिग ग्रीन कैंडल निफ्टी पे बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। And this chances will remain in place जब तक हम 2 to 3 days की बात करें तो 24,650 फ्यूचर्स पे 24,650 जब तक होल्ड करेंगे तब तक हम स्ट्रॉन्ग पावरफुल तरीके से 200 पीरियड एवरेज जो डेली चार्ट पे है निफ्टी में उसको टेक आउट करें, उसके अच्छे खासे चांसेस है निफ्टी पे। और वहां से फिर हम 25,000 भी जल्दी ही देख ले तो दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का चांस है। ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलेगा हमें फ्यूचर्स पे 58,200 पे। जब हम फ्यूचर्स पे 200 क्रॉस करेंगे तो दैट विल सॉलिडिफाई दिस पॉसिबिलिटी इवन फर्दर, और फिर हम वहां पे कंटिन्यूएशन का 1 to 2 डेज के लिए उम्मीद अगेन बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। फ्यूचर्स में सपोर्ट के तौर पे 57,950 रहेगा टू द लेवल टू वॉच। ओके, ये हो गया निफ्टी बैंक पर। तो देखिए आज हमारे निफ्टी के अपसाइड को जनरेट करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, 3 भी नहीं, इनफैक्ट 4 चीज़ें। रेस्ट ऑफ द मार्केट, रिलायंस, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT। आज हमारे पास 2 चीज़ें हैं, वो क्या हैं? रिलायंस और आज निफ्टी बैंक। तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो निफ्टी को पुश प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो RS को याद रखिएगा। रचना जी, आपके 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? जी मेरे 3 ट्रेड्स में एक तो रहेगा CDSL, एक रहेगा एंजल वन, और पहले ये 2 की बात कर लेते हैं। CDSL की बात करें तो फ्यूचर्स पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग जनरेट होने का चांस है। अभी बिल्कुल शुरुआत है मूव की, तो आप इसमें फ्यूचर्स पे अगर 1232 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करने का अटेम्प्ट करें तो आपको विदिन 2 डेज यहाँ पे 1355 एंड 1362 1355 एंड 62 के नंबर्स देखने के चांसेस रहेंगे फ्यूचर्स पे। द अदर काउंटर इज एंजल वन। यहाँ पे अगेन अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है फ्रक्टिफाई, बट दिस विल गेट फ्रक्टिफाइड जैसे ही फ्यूचर्स में हम 301 को क्रॉस करेंगे। अभी हम 300.3 पे हैं, तो 301 पे ब्रेकआउट कंफर्म होगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 298.5।
इसके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग करें तो हम यहाँ पे विद इन अ डे और टू 305 और 6 का नंबर देखने की उम्मीद कर सकते हैं। एंड थर्ड काउंटर जो आज ऑलरेडी मोमेंटम में है, दैट कैन बी बीडीएल। यहाँ पे कंटिन्यूएशन के चांसेस रहेंगे, बट नेचुरली यहाँ पे आपको क्योंकि सुबह से एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आया है तो हल्के से पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। फ्यूचर्स पे 1285 पे है हम। यहाँ पे आपको अगर 1275 टू 77 के बीच में एंट्री मिले तो देन इट विल बी गुड फॉर यू। एंड उस टाइम पे आप 1265 पे एसएल लगा सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1300 और 1320 ऑन द अपसाइड। चलिए, तो 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर रचना जी के। निफ्टी पे बैंक पे बातचीत भी हो गई। एक ब्रेक लेते हैं आप, ब्रेक के बाद आएंगे तो हरेंगे आज सस्ता ऑप्शन ट्रेड। और याद रखिएगा कुछ देर में हम बातचीत करेंगे पिडिलाइट की मैनेजमेंट से। श्री सुधांशु वत्स साहब एमडी पिडिलाइट के हमारे साथ जुड़ेंगे। बस कुछ ही देर में उस बातचीत के अंदर मतलब बातचीत को करने के लिए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर एज ऑफ नाउ एक छोटा सा ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और निफ्टी वहीं, निफ्टी बैंक वहीं, जो कहते हो अभी काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। बताइए रचना जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, हम एंजल वन के साथ ही जाएंगे। एंजल वन में हम सस्ता ऑप्शन लेंगे 300 का सीई, जो कि 10 पे ट्रेड कर रहा है करीब करीब। हम इसमें एसएल लगाएंगे 9 पे और हमारा अपसाइड पे टारगेट रहेगा 12 एंड 13। ओके, 12:30 का अगर आप देखें तो यहाँ पे लक्ष्य रहेगा 300 की कॉल। रचना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। अभी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज पिडिलाइट की मैनेजमेंट से बातचीत शुरू करेंगे। हाजिर होते हैं अभी और बातचीत शुरू करते हैं सुधांशु जी के साथ। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और पिडिलाइट लेके आई। देखिए, जिस दौर से हम गुजरे अप्रैल मई जून और ये मोस्ट स्पेशली वॉर के दौरान, एडहेसिव्स में या फिर वो इंडस्ट्री जिसका अगर आप देखें इनपुट कॉस्ट केमिकल्स या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए ऐसी अर्निंग्स देना इस बार अगर आप देखें वाकई बड़ा एक काम था। पिडिलाइट की मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे साथ आज सुधांशु वत्स एमडी पिडिलाइट के जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है सर। वाकई मतलब आपके नंबर्स को हम बारीकी से पढ़ें, है ना, तो आपकी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो वाकई इम्प्रेस कर रही है। एक ऐसे दौर में जिस दौर से हम गुजर रहे थे, सबको लग रहा था, एक भय था कि कहीं आपके मार्जिन्स जो हैं वो कम ना हो, उसमें गिरावट ना आए। लेकिन ऐसे दौर में आपने करीब 110 बेसिस पॉइंट का एक एक्सपेंशन दिया है। कैसे पॉसिबल हो पाया ये? और क्या कुछ आपने प्राइस हाइक लिए थे, क्या उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है? समझाइए इसको जरा। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, जो क्वार्टर हमारा पहला क्वार्टर था उसमें हमने 3 चीजें काफी अच्छे से करी। और एक सबसे पहली चीज तो ये रही कि डिमांड रोबस्ट रही। तो आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर डिमांड नहीं रहेगी तो चैलेंज आ जाएगा। डिमांड काफी रोबस्ट थी, सो इसीलिए हमने 11.3% का अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ भी डिलीवर किया। वो आप देखेंगे कि वो थोड़ा जो हमारा लास्ट ईयर का नंबर था 11.1 से थोड़ा बेटर ही था, बल्कि प्राइस इंक्रीज के बावजूद। दूसरी चीज हमने क्या करी थी कि हमने ना प्राइस इंक्रीज जो है वो रिप्लेसमेंट मार्जिन डिसिप्लिन्ड, कैलिब्रेटेड लेकिन टाइमली तरह से किया था। और वो हमने रिप्लेसमेंट मार्जिन पे किया था। तो वो बेसिकली रिप्लेसमेंट मार्जिन इज दैट व्हाट इज माय करंट रॉ मटेरियल प्राइस। बट एडवांटेज थोड़ा सा इस क्वार्टर में जरूर आया है। वो ये आया है कि जो हमारा इन्वेंट्री था रॉ मटेरियल का, जो कि प्रीवियस क्वार्टर्स का था, जबकि रॉ मटेरियल थोड़ा बिनाइन था, आपको पता है लास्ट ईयर पूरा, तो वो जो इन्वेंट्री है वो इस क्वार्टर में आ गया। तो वो इन्वेंट्री का एडवांटेज थोड़ा सा इसमें आया है। प्राइसिंग ठीक अपनी जगह से ठीक तरह से लिया था और जो हमारी फिलॉसफी है उसी तरह से लिया था, कैलिब्रेटेड वे में। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वॉलेटिलिटी बहुत रही है रॉ मटेरियल्स में, वैम में भी वॉलेटिलिटी रही है। तो हमारा आगे जाने वाले समय में ये मानना है कि जिस तरह से रॉ मटेरियल बिहेव करेगा, वहां अगर जरूरत होगी तो हम कुछ रिबेट ट्रांसफर करेंगे, जरूर करेंगे जहां पे भी तक, क्योंकि हमारा ये मानना है कि डिमांड को इंटैक्ट रखना है। और हमारी ये फिलॉसफी है कि हमारे कस्टमर्स के साथ हमें विन विन फिलॉसफी रखनी है। देखिए, ताकि अगर वो जीतेंगे तो हम जीतेंगे। तो दिस इज अ फिलॉसफी पिडिलाइट हैज ऑलवेज फॉलोड। ये हमारी फिलॉसफी है कि विन विन फिलॉसफी से काम करना है। तो उसमें अगर आने वाले समय में ये आपका रॉ मटेरियल मंदा रहा तो रिबेट जाएगी, इसमें कोई संदेश नहीं है। साथ ही अब बात करते हैं टॉप लाइन की, थोड़ा टॉप लाइन पे फोकस करते हैं। आपकी 21% की ग्रोथ रही यहाँ पे साल दर साल। इसका कुछ ब्रेकअप दे पाएंगे? जो 21% की ग्रोथ आई, इसमें से वॉल्यूम और रिलेशंस के बीच में मतलब किसने स्पॉन्सर किया?
हाँ, तो नहीं आप देखिए अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ जो हम रिपोर्ट करते हैं, पहली बात वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ हमारी इससे काफी ज्यादा रहती है। बहुत कंपनियां वॉल्यूम ग्रोथ बताते हैं, हम अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ बताते हैं। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ वॉल्यूम टू वॉल्यूम कंपेयर करता है और मिक्स को भी लेके आता है साथ में। अगर आपका मिक्स इंप्रूव हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है। सिर्फ प्राइसिंग बाहर रहता है अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ के। तो अगर हमने 11.3% अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया, 21.3%, तो ओवरऑल अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ है, पूरा सेल्स ग्रोथ जो रेवेन्यू ग्रोथ आपने बोला, तो रफली 10% के करीब हमारा प्राइसिंग इस क्वार्टर में आया है। वो प्राइसिंग भी हो सकता है, थोड़ा स्कीम रिडक्शन भी था लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस जा रहे थे तो स्कीम थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसका वो बेसिकली इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ एक एब्सोल्यूट प्राइस इंक्रीज और थोड़ा सा स्कीम रिडक्शन से आपका वो अमाउंट आ जाता है। अच्छा सर, ये लगभग 12% की इम्प्रेसिव, बहुत ही शानदार वॉल्यूम ग्रोथ आपकी द कोर बिजनेस में, आई मीन कंज्यूमर और बाजार सेगमेंट में। ये बताएंगे कि ये जो इसमें से डिमांड थी, इसको जनरेट किसने किया? वो जो प्री मानसून डिमांड होती है, क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी? थोड़ा सा इसका इंप्रेशन देंगे। और दूसरी बात ये क्या है, ये वॉल्यूम्स इंक्रीज जो हुए हैं, क्या ये आपको आपके मार्केट शेयर को भी एक्सपेंड करने का मौका दे रहे हैं क्या? हाँ, देखिए इस क्वार्टर में हमने मार्केट शेयर जरूर गेन किया है सारी कैटेगरीज में। आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक हमारा सीएनबी बिजनेस का सवाल है, कंज्यूमर एंड बाजार, उसमें भी एक मैं आपको अच्छी चीज बता रहा हूं कि पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूअसली हमारा कंज्यूमर एंड बाजार ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। इस क्वार्टर में जो हमने डिलीवर किया है 12.5 के करीब डिलीवर किया है। इसमें क्या हो रहा है कि कोर कैटेगरीज जो हमारी वो अच्छा ग्रोथ देती हैं, लेकिन जो हमारी ग्रोथ ब्रांड्स और कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपका रॉफ हुआ या डॉक्टर फिक्सिट हुआ, उसकी ग्रोथ में और भी उछलाव आया है थोड़ा। मतलब सो द मोमेंटम इन दैट ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ कैटेगरीज, इफ आई कैन यूज द वर्ड, उसमें और भी थोड़ा सा मोमेंटम और भी इंपॉर्टेंट रहा है। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से हम इस चीजों का काम करते रहते हैं, डिमांड का जनरेशन करते रहते हैं, इसमें अपने आप ग्रोथ आनी है। इंडिया में खासतौर से अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में, प्रोजेक्ट्स में काम चलता रहता है, काफी काम चल रहा है, तो वो काफी वो जो डिमांड है वो इंटैक्ट है और उसका हमको एडवांटेज रहता है। एक और आखिरी प्रश्न सर पूछूंगा आपके। EBITDA मार्जिन्स रहे Q1 में लगभग 26.2%। हमने हिस्टोरिकली जब आपसे चर्चा करी है, कभी भी आपसे बात की है मार्जिन्स को लेकर, एक ट्रेजेक्ट्री आपने दी है 20 to 24% की, एंड दिस इज फार 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 बियॉन्ड दैट, आई मीन डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ 20 to 24%। इससे प्रेरित होकर ये क्या आपको इतना कन्विक्शन दे रहा है कि आप अपने एक FY27 के एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जिट मार्जिन्स की तरफ इशारा कर सकें? आपका व्यू क्या है FY27 के एग्जिट मार्जिन्स को लेकर? देखिए, यहां तक एडवर्टाइजिंग का पॉइंट है, इवन आप पहले इस क्वार्टर में भी देखेंगे तो हमने एडवर्टाइजिंग पे वो फेविकॉल कुर्सी पे नजर जो कैंपेन आया था का देखा आपने, काफी मीम्स भी आई हैं उस पे, तो हमने वो अपना प्रॉपर ब्रांड पे रखा था। तो वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रहेगा। मेरा ये मानना है कि जहां तक मार्जिन परसेंटेज का सवाल है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि क्वार्टर पे मत देखिए उसको आप एक्चुअली हर बार मैं बोलता हूं ईयर ऑन ईयर देखिए। इस बार भी आप एटलीस्ट फर्स्ट हाफ देखिएगा, क्योंकि वो जो लो कॉस्ट इन्वेंट्री का इंपैक्ट था जो कि एडिशनल आ गया क्वार्टर 1 में, वो क्वार्टर 2 में दो चीजें होंगी। एक तो वो इन्वेंट्री थोड़ा करेक्ट होगी, बिकॉज जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री भी हमने खरीदी है, जब हाई कॉस्ट पे था तो हमने खरीदा है सामान, तो उसका कुछ जो है वो अब आएगा क्वार्टर 2 में। और ऑल्सो क्वार्टर 2 हमारा थोड़ा कम रहता है, तो लेवरेज जो आता है ना रेवेन्यू का, एबिटा में खास तौर से, तो आपने देखा ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन था क्वार्टर 1 में भी। क्वार्टर 1 में भी अगर हमारा ग्रॉस मार्जिन देखेंगे थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें सब 70 बीपीएस का कॉन्ट्रैक्शन है, बट लेवरेज इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि आपकी 21-22% ग्रोथ थी, तो आपका मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। अब जो हमारा है कि तो फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो वो कॉरिडोर के अंदर रहेंगे 20 से 24, वी शुड बी एट द स्लाइटली हायर एंड ऑफ द कॉरिडोर, बट वो कॉरिडोर में हम रहेंगे इस साल में। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग, यू नो। चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे अगर देखें नंबर्स को लेकर, हर सेगमेंट को लेकर, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, मार्केट शेयर को लेकर सब पे बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और पूरी CNBC आवाज़ टीम की तरफ से आपको अगले क्वार्टर्स के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। एक ब्रेक, और फिलहाल मार्केट अगर आप देखें उसी छोटे से दायरे में फंसा हुआ है। निफ्टी अगर हमें 24,630, स्ट्रगलिंग टू क्रॉस दैट 24680। अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।